हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी मां निर्जला के जान देने की धमकी पर देव ने यामिनी से शादी कर तो ली थी, पर वो कभी भी उसे अपने दिल और जिंदगी में जगह नहीं दे पाया था, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड अबोनिता से बहुत प्यार करता था। शादी के 1 साल गुजरने के बाद भी वो अबोनिता से बात करता था और उससे मिलता था। ऐसे ही एक शाम देव अबोनिता के घर उससे मिलने जाता है। अबोनिता देव को देखकर झट से उसके गले लग जाती है। तभी देव बोलता है, कैसी हो मेरी जान? আমি ঠিক আছি, আপনি কেমন আছেন না? আমি ঠিক আছি। खूब भालो। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए मिष्टी धोई लेकर आती हूँ, अभी अभी बनाई है। अरे वाह, मैं एकदम सही वक्त पर आया हूँ। हाँ बिल्कुल सही। जिसके बाद दोनों मिलकर मिष्टी दोई खाते हैं और खाते खाते देव के चम्मच से थोड़ी सी मिष्टी दोई उसके कपड़ों पर गिर जाती है, जिसे देखकर अबोनिता बोलती है, तुम्हें मोतियों बदलानी ना? अरे आज भी खाते खाते कपड़ों पे गिराना, ये आदत कब छोड़ोगे? देव अब तुम बड़े हो गए हो। नहीं नहीं, मैं तो गिराऊंगा ताकि तुम यूं ही हमेशा मेरा ख्याल रखो, मुझे प्यार करो। আমি তোমাকে ভালোবাসি देव। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुम आज भी मेरे साथ हो तो पता नहीं वो क्या करेंगी। मुझे परवाह नहीं है उनकी, वो अच्छे से जानती थी सब, फिर भी उन्होंने ये सब किया तो मैं भी अपनी मर्जी का करूँगा। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद देव वहाँ से घर के लिए निकलता है। यहाँ यामिनी और निर्जला खाने की टेबल पर ही बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही देव घर आता है, यामिनी जल्दी से रसोई में जाती है और उसके लिए पानी लेकर आती है और देव को देते हुए बोलती है, आज आप इतनी लेट आए, क्या बात है? ऑफिस में ज्यादा काम है क्या? काफी ज्यादा है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ जी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, आपके इंतजार में। इतना कहकर यामिनी वापस वहाँ से रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद देव फ्रेश होकर आता है और सभी मिलकर खाना खाते हैं। तभी निर्जला का ध्यान देव की शर्ट पर जाता है, जिस पर मिष्टी दोई का दाग देखकर वो बोलती है, देव तूने बाहर से कुछ खाया था? मिष्टी धोई? नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। फिर तेरे कपड़ों पर ये दाग कैसे लग गया? पता नहीं माँ, ऑफिस में लंच करते टाइम कुछ लग गया होगा। अच्छा, मैंने खाना खा लिया है, मैं रूम में जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी? रोटी तो खाई ही नहीं आपने। बस मेरा ज्यादा खाने का मन नहीं, आप दोनों खाइए। इतना कहकर देव वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक रात जब देव देर रात को घर आता है तो देखता है कि उसके कमरे में यामिनी ने चारों तरफ मोमबत्तियों से रोशनी की हुई है और उसका पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा है। वो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी यामिनी पीछे से आकर उसे हक करके बोलती है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा है, पर ये सब किस लिए? किस लिए नहीं, हमारे लिए जान, हमारे प्यार के लिए। यामिनी मैं काफी थक गया हूँ, ये सब फिर कभी। हाँ तो मैं तुम्हारी सारी थकान मिटा देती हूँ ना। यामिनी प्लीज, काम की वजह से मैं वैसे ही बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरा किसी चीज का मूड नहीं है, तुम भी सो जाओ चुपचाप और मुझे भी सोने दो। इतना कहकर देव चुपचाप लेट जाता है और बेचारी यामिनी सारी रात रोती रहती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और जब भी यामिनी देव के करीब जाती तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर उससे दूर हो जाता। इन सब से परेशान होकर वो अबोनिता के पास जाता है और उसे सारी बात बताकर बोलता है, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे उसके साथ बुरा बिहेव करना, पर जो वो चाह रही है मैं उसे कभी नहीं दे सकता। देव शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। देखो बुरा मत मानना, पर वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें लेकर उसकी वो चाहते गलत तो नहीं है। पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ अबोनिता, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी के करीब नहीं जा सकता, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। इतना कहकर देव और अबोनिता एक दूसरे को हक कर लेते हैं और कुछ प्यार भरे लम्हे साथ में बिताते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर यामिनी और देव के बीच कुछ भी ठीक नहीं होता और जिसके चलते यामिनी स्ट्रेस में रहने लगती है और अपनी बहू को ऐसे हाल में देखकर निर्जला को चिंता होने लगती है, जिसके चलते वो यामिनी से बात करती है और यामिनी उसे अपने और देव के बीच चल रही सारी प्रॉब्लम के बारे में बताती है। जिसके बाद निर्जला देव से बात करने के लिए उसके पास जाकर बोलती है, क्या बात है देव,
बहू ने मुझे बताया कि तुम दोनों के बीच बहुत मनमुटाव चल रहा है, क्यों? माँ, अगर आप ये सब ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनकी वजह आप अच्छे से जानती हो। देव इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर अबोनिता का कॉल आता है, जिसे वो तुरंत काट देता है। और ये सब देखकर निर्जला को बहुत गुस्सा आता है और वो देव से बोलती है, मैंने तुझसे कहा था ना कि इस बंगाली लड़की से सारे रिश्ते खत्म कर दे, फिर क्यों ये तुझे फोन कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं ना देव कि तू आज भी उससे बात करता है और मिलता है? सच बोल देव। हाँ, मिलता हूँ, रोज मिलता हूँ और मिलता रहूंगा। प्यार करता हूँ मैं उससे और करता रहूंगा माँ। यामिनी से शादी बस मैंने आपकी जिद को पूरा करने के लिए की थी। याद है ना आपको वो दिन जब मैंने आपको अबोनिता से मिलवाया था? देव और अबोनिता अपने रिश्ते को सबके सामने लाना चाहते थे, जिसके लिए देव निर्जला को अपनी बंगालन गर्लफ्रेंड अबोनिता से मिलवाने के लिए उसके घर ले जाने वाला था। अबोनिता उनके लिए खाने में ढेर सारी वेज और नॉन वेज चीजें बनाती है। कुछ देर बाद निर्जला के साथ देव अबोनिता के घर आता है और सब एक साथ मिलकर खाना खाने बैठते हैं। निर्जला की नजर जैसे ही नॉनवेज खाने पर पड़ती है, वो अपनी खाने से भरी प्लेट को जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में बोलती है, राम राम राम, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया इस लड़की ने। ये मांस मच्छी खाती है, छी छी। देव, ये है तेरी पसंद? देख ये क्या क्या खाती है, तभी मैं कहूँ इतनी गंदी बदबू क्यों है यहाँ। माफ कीजिए माँ जी, पर धर्म और अन्न का अपमान तो आपने पहले ही कर दिया। उसे इस तरह जमीन पर गिराकर उम्र और जिंदगी के तजुर्बे दोनों में आप हमसे बड़ी हैं, फिर भी आपने ये सब कुछ किया। क्या ये अपमान बड़ा नहीं है, पाप नहीं है? अरे जुबान तो देखो कितनी तेज है। जो लड़की आज मेरे सामने इतना मुंह खोल रही है, शादी के बाद तो मुझे घर से उठाकर बाहर कर देगी। माँ, अबोनिता ने आपको कुछ गलत नहीं कहा है। अगर आपको ये नहीं खाना था तो आप ना कह देती माँ। ये शाकाहारी खाना भी तो है, पर आपने जो किया वो गलत है। वाह बेटा, अभी से इस जलील लड़की की भाषा बोलने लगा तू। मैं कभी तुम दोनों की शादी की मंजूरी नहीं दूंगी, और अगर तुझे तब भी इस लड़की से शादी करनी है ना, तो मेरी लाश पर से होकर गुजरना होगा। फिर जब मैं ना रहूं तो कर लेना अपने मन की। निर्जला की बात सुनकर अबोनिता देव को अपनी माँ के साथ घर जाने को कहती है। देव निर्जला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जिद पर टस से मस नहीं होती और जबरदस्ती उसकी शादी यामिनी से करवा देती है। याद आया ना माँ, क्या किया था आपने? मेरी तो खुशियों को मार ही दिया था, साथ ही यामिनी की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। उम्मीद है अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। निर्जला और देव की सारी बातें यामिनी छुपकर सुन लेती है और ये सारी सच्चाई जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर वो सारी बात समझती है और सब कुछ ठीक करने का फैसला करती है। ऐसे ही शाम को जब निर्जला और देव बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी यामिनी अबोनिता के साथ घर आती है। दोनों को एक साथ देखकर निर्जला के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, यामिनी, तू इस घटिया लड़की को इस घर में क्यों लाई है? जानती भी है ये कौन है? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं ये कौन है और देव की जिंदगी में इसकी क्या जगह है। मैं ये भी जानती हूँ, ये वो है जिसे आपने मुझसे छुपा कर रखा, जिसका हक छीनकर आपने मुझे दिया। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी और मैं अब देव और अबोनिता को एक कर रहूंगी। पागल हो गई है क्या जो ये सब बोल रही है? कुछ साल पहले जो गलती आपने की थी, मैं बस उस गलती को ठीक कर रही हूँ। अबोनिता और देव दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दो प्यार करने वालों को मिलाना एक पुण्य काम होता है, पर आपने धर्म और खाने के नाम पर 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। देव को आपने मुझसे धोखेबाजी करने पर मजबूर किया, अबोनिता से उसकी खुशियाँ छीनी और मुझसे तो आपने हमेशा सच छुपा कर रखा। जिस प्यार को मैं देव जी के अंदर तलाश रही थी, वो मुझे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि वो कभी मेरा था ही नहीं। माँ, कम से कम अब तो समझ जाओ कि मेरी खुशी बस अबोनिता है और कोई नहीं। यामिनी की बातें सुनने के बाद निर्जला को अपनी गलती का एहसास होता है कि यदि किसी रिश्ते में आपकी मर्जी शामिल ना हो तो वो रिश्ता आपको कभी खुशी नहीं दे सकता। जिसके बाद यामिनी देव को डाइवोर्स दे देती है और फिर निर्जला और यामिनी मिलकर अबोनिता और देव की शादी करवाते हैं। किरण एक समझदार और मेहनती लड़की थी। उसकी शादी रंजन नाम के लड़के से हो जाती है। उसके परिवार में उसकी सास माला, ससुर मनोज, देवर प्रीतम जो कि एक नंबर का आलसी था, और देवरानी कम्मो रहते थे।
पूरे घर की जिम्मेदारी बड़े बेटे रंजन के कंधों पर थी। पर एक दिन अचानक ऑफिस से घर आते समय रंजन का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद घर की आर्थिक हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि कहने ही नहीं। ऐसे ही एक दिन सासू माँ, घर के हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक उपाय है इस मुश्किल समय से बाहर निकलने का। अच्छा, तो अब तू बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। पर माँ जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। चुप करो माला तुम। बहू, तू मुझे बता, क्या तरकीब है तेरे पास? पापा जी, सर्दियाँ आ रही हैं, तो क्यों ना हम रजाइयाँ बुनने का काम शुरू कर दे। लेकिन बहू, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तरह तरह की रुइयां खरीद सकें। वो क्या है ना पापा जी, मैंने सफाई करते हुए देखा था कि घर में बहुत सारी पुरानी रजाइयाँ पड़ी हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते। हम उनको नए सिरे से बुनकर कम दामों में बेच सकते हैं। ये ठीक कहा बहू तूने। यही करते हैं, और जरूरत पड़ी तो मैं भी तेरी मदद करूंगा। किरण अपना रजाई बुनने का कारोबार शुरू कर देती है। पूरे शहर में उसकी रजाइयों का नाम हो जाता है। वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसके पास बहुत बड़ी कंपनी का ओनर ऑफर लेकर आता है। Kiran ji, I want 50 blankets. For this, I will pay you 10 lakhs. Can you please make 50 blankets? जी हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार कर देंगे। Okay, then great. हमें ये 3 महीने में चाहिए। जी बिल्कुल मिल जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। शाम को किरण घर जाती है। तब पापा जी, मम्मी जी, कहाँ हैं आप? जल्दी से आइए। अरे नास पीटी, धीरे बोल, इतना चिल्ला क्यों रही है? सॉरी माँ जी, सॉरी। वो क्या है ना, आज मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पूरे 10 लाख का। अरे अरे बाप रे, इतने पैसे! अब तो खुशियाँ घर आएंगी। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट किरण को मिलता है, घर में सभी उसकी मदद करने लग जाते हैं। 3 महीने बाद किरण अपने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लेकर घर आती है। घर में सभी लोग किरण का खूब मान सम्मान करने लगते हैं। पर ये सब देखकर उसकी देवरानी कम्मो को बहुत जलन होती है। वो मन ही मन सोचती है, 4 पैसे क्या ले आई घर में, सब इसकी तारीफ करने लग गए। सारा काम चौपट ना करवा दिया ना तो मेरा नाम भी कम्मो नहीं। इस तरह वक्त बीतता जाता है। किरण को और भी बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने लगते हैं। देवर जी सुनिए ना, ये रजाइयाँ उठाकर जरा कमरे में रख दीजिए। प्रीतम फटाफट से सारी रजाइयों को उठाकर कमरे में रख देता है। जब रात में सब सो रहे होते हैं तो छोटी देवरानी कम्मो चुपके से हाथ में चाकू लिए उस कमरे में जाती है जहां रजाइयां रखी होती है। कम्मो रजाइयों पर चाकू चलाने लगती है। अगली सुबह जब किरण उठकर उस कमरे में जाती है तो देखती है कि चारों तरफ रुई बिखरी हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी, पापा जी, जल्दी आइए। अरे फिर से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया क्या? नहीं माँ जी, देखिए ना, ये क्या हाल हो गया रजाइयों का। कौन है जिसे हमारी खुशियाँ हजम नहीं हो रही? आए, मुझे तो लगता है कि चूहे ने कुतर दिए। मैं आज ही बाजार से चूहे मारने की दवाई लेकर आती हूँ। किरण बात को संभालते हुए सारा काम दोबारा शुरू कर देती है। वो रजाइयां बुनने लग जाती है। कुछ वक्त बीतता है और किरण को फिर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। वो सारी रजाइयां बुनकर फिर से उसी कमरे में रखवा देती है और चुपके से उस कमरे पर नजर रखती है। इस बार फिर कम्मो
हाथ में चूहेदानी बंद दो बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे लेकर उसके कमरे में जाती है। और जैसे ही वो चूहेदानी खोलने लगती है तभी किरण उसका हाथ दबोच लेती है। माँ जी, पापा जी, जल्दी आइए यहाँ। अरे बहू, क्यों चिल्ला रही है? रात को भी चैन नहीं। अरे क्या हो गया डायन, कुछ तो बता। देखिए माँ जी, आखिरकार रजाइयाँ चोरी करने वाला चोर पकड़ा ही गया। क्या? कहाँ है? बता मुझे। आज उसकी खैर नहीं। रजाई की तरह आज उसको कूट दूंगी। खून खौल रहा है मेरा। बता कौन है? यही है वो माँ जी, देखिए। और आज ये चूहे लेकर आई थी। अरे नहीं नहीं माँ जी, दीदी को कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ रजाइयों की देखभाल करने आई थी, सच में। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही ये सब किया। मेरी ही गलती है। मैं अपनी जलन और नफरत के चलते इतनी अंधी हो गई थी कि मुझसे दीदी की तरक्की बर्दाश्त ही नहीं हुई और मैंने ये सब किया। माला कम्मो की बातें सुनकर गुस्से से तिलमिला जाती है और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगती है। तभी किरण बोलती है, माँ जी रुकिए, इसे अपनी गलती का एहसास है और इतना ही बहुत है मेरे लिए। प्लीज आप इसे घर से मत निकालिए। अरे कमबख्त, नास पीटी, सीख कुछ बड़ी बहू से। विधवा होते हुए भी उसने इस घर की सारी जिम्मेदारी कितने अच्छे से संभाली, हमको संभाला। और तू नालायक, उसके लिए साजिश रच रही है। शर्म आनी चाहिए। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने आपके साथ ये सब किया। कोई बात नहीं कम्मो, मैंने तुम्हें माफ किया और अब से हम सब मिलकर इस काम को आगे ले जाएंगे। भाभी, कम्मो के साथ साथ मुझे भी माफ कर दो। घर का छोटा बेटा होने के नाते मुझे भी आपकी बराबर मदद करनी चाहिए थी, पर मैं बेकार नल्ला घर पर ही पड़ा रहता था। आई एम रियली सॉरी भाभी। इस तरह कम्मो और प्रीतम दोनों को ही अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो किरण का उसके काम में हाथ बटाते हैं। इस तरह किरण की सूझबूझ और समझदारी से सब कुछ ठीक हो जाता है। वो अपने कारोबार और परिवार दोनों को लेकर आगे बढ़ती है। इस तरह खुशी खुशी उनका परिवार एक साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।